हेलो फ्रेंड्स, आज हम जे एडवांस्ड 2024 पेपर 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक नज़र पहले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चंस, 4 सेक्शन में क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें एक ही आंसर सही है। सेकंड सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही है। थर्ड सेक्शन में इंटीजर टाइप आंसर्स करने हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, इंटीजर और भी पॉजिटिव। सेक्शन 4 में लिस्ट है, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। टोटल 17 क्वेश्चन है फिजिक्स में। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड in terms of electronic charge E, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h, and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as e to the power alpha, alpha to the power epsilon to e naught to the power beta, h to the power gamma, c to the power delta, and n is a non-zero integers, then alpha beta gamma delta is given by which quantity. इसको 2 तरीके से बनाया जा सकते हैं। पहले तरीका है कि हम ऑप्शन 1 बाय 1 सबको चेक कर लें, कौन सा क्वांटिटी हमें डायमेंशनलेस बनाएगा, कौन सा ऑप्शन हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाएगा। तो इसमें हम चले पहले ऑप्शन 1 में चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन हम क्या लिखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम क्या करते हैं, 2 चार्जेज हैं, इसके बीच में ये चार्ज हम ई ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ई दिया हुआ है। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस आर है। तो जो फोर्स काम करता है वो होता है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू आता है ई स्क्वायर बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर। डायमेंशनली हम देखें तो 4 पाई का कोई डायमेंशन है नहीं, तो हम उसे भूल जाए तो हम केवल ई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर। ये डायमेंशनली सेम है। वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट को देखें तो प्लैंक कांस्टेंट आता है ई इक्वल टू एच न्यू से, तो एच को लिख सकते हैं ई बाय न्यू, और न्यू तो इनवर्स न्यू क्या है, न्यू है 1 बाई टी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई टी। और ई जो है सो एनर्जी है, वो था फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, वर्क का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका है, तो एफ आर, इसको टी लिखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एच का डायमेंशन हम लिखने जाएंगे एफ आर टी, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखने जाएंगे ई स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर। सी का डायमेंशन ऐसे ही आएगा, तो सी जो है सो आर बाई टी है, वो लिखेंगे। अब एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक करें। ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन नॉट एच सी, ई एप्सिलॉन नॉट एच सी, इसी का पावर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। और यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2n माइनस एन माइनस एन माइनस एन, सबका वैल्यू वैसे बैठा देते हैं। ई अल्फा की जगह 2n, एन सबसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ खाली अल्फा ऐसे बचेगा, एप्सिलॉन नॉट -1 एच -1 सी -1, और सबका पावर n है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं अपने सुविधा के लिए। और ई स्क्वायर को हम इस ई रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये। एप्सिलॉन नॉट को जो है ई के टर्म में लिखेंगे,
ये स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, सो ये ऊपर चला जाएगा। एच की जगह पे क्या लिखेंगे, एच की जगह पे लिखेंगे एफ आर टी, और सी की जगह पर आर बाई टी, टी ऊपर हो गया, और इस सब का पावर एन है। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इसका पावर जो है सो डायमेंशनलेस आना चाहिए। ये अंदर में जो क्वांटिटी दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के, वो डायमेंशनलेस आना चाहिए। यदि आता है तो ठीक है, ये ऑप्शन आंसर सही है, नहीं आता है तो ये कोई दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर खत्म हो गया, चार्ज नहीं है अब। एक तो एफ भी खत्म हो गया, दो ठो आर है, तो एक आर यहाँ से एक आर यहाँ से खत्म हो गया, टी भी खत्म हो गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, राइट, 1 to the power 1 n। ये तो डायमेंशनलेस है, तो यही आपका आंसर सही हो गया। ये तो लकीली फर्स्ट ऑप्शन ही सही था, वरना एक एक करके सबको चेक करना पड़ता है। आप यदि इसी तरह से बाकी सबको चेक करेंगे तो वो नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट में क्या है, ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर हर एक में चाहिए। तो ई कहाँ पर है, फर्स्ट वाला टर्म ई है, उसमें 2 चाहिए ही चाहिए, और वो भी 2 कहाँ चाहिए, प्लस में कि माइनस में, एप्सिलॉन के साथ में उल्टा होना चाहिए। यदि ई प्लस है तो एप्सिलॉन माइनस होना चाहिए, ताकि ये दोनों कट सके। तो ई का पावर 2 और कहाँ कहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो इसी को एक बार चेक कर लेते हैं डी में। बाकी तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ -1 है, तो ये 2 तो कटेगा नहीं, एप्सिलॉन चार्ज स्क्वायर कटेगा नहीं, तो चार्ज यहाँ पर बच जाएगा, तो वो डायमेंशनलेस कभी होगा नहीं। तो हम डी का इक्वल चेक करके दिखाते हैं आपको। वैसे आंसर तो आ चुका है, तो डी का देखिए चेक करके बताते हैं। डी में कितना है, 2 -1 लिखना पड़ेगा, 2 -1 नहीं, हाँ -1, -2 ये क्वांटिटी है दिया। ये स्क्वायर हुआ, एप्सिलॉन नॉट जो है सो 1 बाय नीचे आ गया, ये 1 बाय एच स्क्वायर आ गया, ये 1 बाय सी स्क्वायर आ गया। सबका वैल्यू रखते हैं, ये स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो है सो होता है ई स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर। 1 बाय एच स्क्वायर क्या होता है, एच होता है एफ आर टी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और सी कितना होता है आर बाई टी, तो ये आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, सबका पावर एन, यहाँ एन नहीं लिखे। ये स्क्वायर कट गया, एफ आर स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो एक एफ बच गया, टी स्क्वायर कट गया, देखिए एफ यहाँ बचा हुआ है, यहाँ आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो एफ को आप लिख सकते हैं एम एल टी -2, और आर को लिख सकते हैं L2। इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। देखिए एम का भी डायमेंशन है, एल का भी डायमेंशन है, टी का भी डायमेंशन है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो आंसर तो ऐसे पहले ही पता चल चुका है, 1 का है। तो ये इसको ऐसे बना सकते हैं, यदि सिस्टमेटिक तरीके से बनाना चाहें तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। E एप्सिलॉन नॉट HC अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही था। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब एम एल टी, और एक हम चार्ज ले लेते हैं। हम चाहे तो करंट ले सकते हैं, ऐसा यूनिट करंट है, और जो फिजिकल क्वांटिटी जो लेते हैं वो यूजुअली करंट है, क्योंकि उसको मेजर कर सकते हैं, चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए यही इजी लगता है मुझे, चाहे तो हम करंट भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्ज है और सबका डायमेंशन 0 है, होना है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी डायमेंशन को इसको इक्वेट करेंगे, अल्फा बीटा गामा को रिलेशन लाएंगे इससे यहाँ पर, क्योंकि एक क्वांटिटी उसने कहा है कि डायमेंशन लेस है। तो देखते हैं ई को हम क्यू लिखते हैं, एप्सिलॉन को क्या लिखें, क्यू स्क्वायर बाय एफ आर स्क्वायर, इसका पावर बीटा, एच को एफ आर टी लिखे थे, राइट। यहाँ से देख सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने पहले ही निकाल लिया,
एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निकाला है, एच का निकाला है FRT, और सी का तो पता ही है, वो तो वेलोसिटी है, इसका पावर गामा और सी का पावर है डेल्टा, और इधर है जो MLT Q सबका पावर 0। अब इसको फिर सजा के लिखते हैं। पहले Q का लिख देते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसमें क्या बच गया, Q तो खत्म हो गया, इसमें जो बचा सो है नीचे में 1 MLT माइनस 2 और R स्क्वायर को L2 पावर बीटा। यहां पर देखें F का हो गया MLT माइनस 2, R का L, T का T, और इधर है LT माइनस 1 टू द पावर, और इधर हम छोड़ देते हैं Q का हुआ अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर M माइनस 1, L माइनस 3, T2, यहाँ M L2 T माइनस 1, LT माइनस 1 गामा। अब फाइनली सबको लिखते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा M टू द पावर माइनस बीटा, यहाँ से यहाँ प्लस गामा, और यहाँ कुछ नहीं, L हो गया T है 2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, 1 2 3 L भूल गए, यहाँ लिख देते हैं L माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा, और किसी का भी डायमेंशन नहीं है, सब 0 0 0 है। तो दोनों तरफ हम डायमेंशन जो है इसको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने पर अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आया, 0। यहाँ से माइनस बीटा प्लस गामा, ये भी 0 आया, ये 2 बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये भी 0 है, और लास्ट में माइनस 3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल्टा, ये 0 है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, जिसके एक्सपोनेंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उस सब में हम रिलेशन लाएंगे। तो यहां से देखिए बीटा इक्वल टू अल्फा गामा, यहां से देखते हैं माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बीटा, और बीटा इक्वल टू गामा यहां से हुआ, और गामा डेल्टा में यहां से किसी एक से रिलेशन देखते हैं, ये दोनों में से माइनस 3 बीटा की जगह पर बीटा, गामा की जगह पर बीटा लिखेंगे, गामा और बीटा यहां से सेम है, तो यहां बीटा लिखे, और ये डेल्टा 0 है। ये कितना हो गया, माइनस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब बीटा इक्वल टू डेल्टा। तो फाइनली ऐसे लिखते हैं माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू बीटा, और बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू डेल्टा। ये रिलेशन हमारे पास है। क्या है, बीटा गामा डेल्टा तीनों सेम होना चाहिए, और अल्फा जो है ये सब का हाफ होना चाहिए, ये सब अल्फा का हाफ ये सभी होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो है उसका हाफ बाकी सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस साइन रहना चाहिए। अब वही चूज कर देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास जो दिया है यहाँ पर, ये तीनों सेम है, और तीनों जो है यदि ए प्लस है तो बाकी सब माइनस है। हमारे पास जो रिलेशन आए थे यहाँ पर लिखते हैं, माइनस अल्फा बाय 2 लिखे थे, माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ये तीनों सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये तीनों सेम है, और कहीं सेम है, इसमें नहीं है, इसमें है, यहाँ पर ये तीनों सेम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, केवल यही देखने के तीनों सेम है। और बाकी एक देख लीजिए कि इसका जो है सो हाफ करने पर ये सभी मिलना चाहिए, 2n का हाफ किए तो n मिला विथ माइनस साइन, तो यही आंसर सही है।
तो ऐसे आप सिस्टमेटिक तरीके से भी बना सकते हैं, एक एक ऑप्शन नहीं चेक करना है तो। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप नॉकआउट मेथड बनाइए, फर्स्ट मेथड, वो ज़्यादा इजी होता है। आपने देखा इसको सबको लिखना पड़ता है, इक्वेशन लाने पड़ते हैं, उसको सिंपली सॉल्व करना पड़ता है और तब जो है फाइनली आंसर आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर located on the z-axis carries a current I along the z direction and produces the magnetic field B। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो ये x प्राइम हुआ और ये हमारा y प्राइम हुआ। यहाँ ओरिजिन है 0 0 और यहाँ पर जो है सो z एक्सिस है। हम जस्ट इस पॉइंट से दिखाते हैं, पॉइंट मतलब z एक्सिस है, मेरी तरफ आ रहा है। यहाँ पर आप पेन को रखिए, आपकी तरफ आ रहा है, वही z एक्सिस है। तो जेड एक्सिस में जो है सो करंट, एक वायर रखा हुआ है, वो करंट कैरी कर रहा है I, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑफ कोर्स प्रोड्यूस करेगा, करंट कैरिंग वायर है तो करेगा ही। उसका वैल्यू दिया है B, डायरेक्शन भी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल, इसका मैग्नीट्यूड अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ पर, इसमें देखिए जेड कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब XY प्लेन में। एक है -√3 जो कि कुछ यहाँ पर आएगा इसे, एक पॉइंट ये है, इसको कहते हैं, और एक पॉइंट B यहाँ पर कहते हैं, A से B। ये है -√3, ये 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 है। ये डिस्टेंस y है, y कंपोनेंट यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, मतलब ये हमेशा I है, ये है। और यहाँ पर x तो आप देख सकते हैं। तो क्या निकालना है, B डॉट डी एल along दिस लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक जो है B डॉट डी एल, B का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, और उसका जो है सो मुझे इंटीग्रल करना है, लाइन इंटीग्रल B से along दिस लाइन जो है मुझे B डॉट डी एल करना है। डायरेक्शन भी लेना होगा, B डॉट डी एल, B का कंपोनेंट इधर जितना है सो मुझे बताना है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, यहाँ से हम उसका डिस्टेंस कहें x दे देते हैं, और ये dx हो गया। ये कुछ एंगल बनाया यहाँ से, और यहाँ पर जो फील्ड आएगा, ये z एक्सिस में जो हमारा वायर है उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो इस लाइन पर, r है, ये r वेक्टर है, उस पर, और ये जो करंट है उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इस करंट पर जो परपेंडिकुलर होगा तो मतलब इस XY प्लेन में होगा, और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये डायरेक्शन। आप राइट हैंड का यूज कीजिए, R क्रॉस B कीजिए, L क्रॉस B, DL क्रॉस B और से लॉड लगाना पड़ेगा ना। ये कैसे निकालते हैं, μ0/4 पाई IDL क्रॉस R बाय R3। ये DL क्रॉस R, DL मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में हाथ रखते हैं Y डायरेक्शन में, और फिर हम R की तरफ कर्ल करते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये हमारा B है, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, और यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हो गया थीटा, 3 हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो इसका x तरफ में कितना कंपोनेंट हुआ, यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट है bx तरफ वो गया इधर लेफ्ट साइड में -b, ये साइन थीटा हो गया उधर। वही dl के साथ में सर्वाइव करेगा। ये dl का डायरेक्शन किधर है, x एक्सिस की तरफ है, तो केवल उसके साइड में जो कंपोनेंट होगा वो सर्वाइव करेगा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा dl के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो उसका कोसाइन तो 0 हो जाता है, तो केवल a सर्वाइव करेगा। तो जो हमें निकालना है यहाँ पर वो है B डॉट डी एल, इंटीग्रेशन निकालना है, सबको सम अप करना है, ठीक है। तो B के जगह पे क्या लिख देंगे वैल्यू बाद में, और बाद में क्यों अभी लिखना होगा। B हो गया μ0I/2 पाई R, एक लॉन्ग वायर जो करंट कैरी करता है किसी डिस्टेंस R पर, यहाँ जो फील्ड होता है वो होता है μ0I/2 पाई R। ये R हो गया, ये वाला डिस्टेंस है R, यहाँ से यहाँ के मिनिमम डिस्टेंस।
तो बी हो गया और बी का डायरेक्शन इधर है और डीएल के साथ वो कितना बड़ा एंगल बना रहा है, डीएल जो है इस डायरेक्शन में है, इसके साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है 90 प्लस थीटा। या तो डायरेक्टली यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि ये माइनस है ये प्लस है तो जस्ट -20 साइन थीटा होगा, ये टर्म होगा। या वही यहाँ पर लिखने के लिए अलग तरीका है कि इसके साथ में ये डीएल का डायरेक्शन है, यहाँ पर जो डीएल है इस डीएल से कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ इंटीग्रेशन का डीएल जो है वो, और बी के बीच में एंगल जो है सो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। और डीएल नहीं लिखे, डीएल लिखना होगा। तो म्यू जीरो कांस्टेंट जो है उसे बाहर करते हैं, 2 पाई भी बाहर कर लिए, ये हो गया cos 90 डिग्री, ये हो गया माइनस साइन थीटा dl बाय r। अब इसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी तीन वेरिएबल हमारे पास, r जो है वैरी करता है, dl तो खैर इंटीग्रेशन है, और साइन थीटा ये भी वैरी करता है, तो हमें एक वेरिएबल में चाहिए। हम थीटा में लिखते हैं, थीटा जो है सो इसको कहेंगे θ1, और यहाँ पर जब जाएगा तो इसको यहाँ से कह देंगे ये θ2। तो मैं θ1 से θ2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सब हमें थीटा में चाहिए। तो देखिए इसको x नहीं कहेंगे, l कहेंगे, क्योंकि हमने dl वहाँ पर बात कर रहा है। ये यदि dl है तो ये इसको l होना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक l, तब थोड़ा सा इंक्रीमेंट dl होगा। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये जो एंगल है थीटा उसके टर्म में एल, और ये तो फिक्स है ना, ये जो है सो फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी फिक्स है। तो टेन थीटा लिखे, यहाँ पर लिख के देखते हैं टेन थीटा क्या हुआ इस ट्रायंगल में। टेन थीटा हुआ सो ए बाय एल, ए बाय एल। तो एल कितना हुआ, ए कॉट थीटा। यहाँ से हमें डीएल पता चल गया, माइनस ए कॉट थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा देख के, साइन थीटा तो रखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्यों लिखें। यहाँ से हमें साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं कि ताकि हमें आर को रिप्लेस करना है। आर कितना हो गया, आर जो है उसे थीटा के टर्म में या कांस्टेंट ए के टर्म में लिखना हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं साइन थीटा इजकल टू, यहाँ से देखकर साइन थीटा इजकल टू ए बाय आर, ए बाय आर। तो आर कितना आ गया, ए बाय साइन थीटा। इन सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये कितना आता है, बी डॉट डी एल जो कांस्टेंट है, माइनस माइनस बाहर कर लिए, साइन थीटा, थीटा तो रहने देंगे, डीएल का वैल्यू निकाले थे माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और क्या बचा था आर, आर का वैल्यू अभी निकालें, ए बाय साइन थीटा, ए बाय साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस म्यू जीरो आई बाय 2 पाई ए, ये भी कट गया, तो ए की भी जरूरत नहीं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, जस्ट थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो डी थीटा हो गया। थीटा को थीटा 1 टू थीटा 2 जाना है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये आया थीटा, जाना है थीटा 1 टू थीटा 2, म्यू जीरो आई बाय 2 पाई, पहले थीटा 2 लिखते हैं, माइनस थीटा 1 करते हैं, अब थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए थीटा 1 कहाँ है, हाँ यहाँ पर, ये रहा थीटा 1 आपका। जब यह इस कॉर्नर में पहुंचता है तब थीटा 1 है, इस एक्सट्रीम में थीटा 1 था, ये थीटा 1 टू थीटा 1 टू, तो थीटा 1 ये होगा ना, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो ये थीटा 1 हुआ और ये थीटा 2 हुआ। यहाँ से देख के बताइए ठीक कितना थीटा 1 है, कैसे लिखे थीटा 1, ये दोनों के बीच में रिलेशन है,
tan θ1। हम अल्फा निकाल लेते हैं तो tan θ1 निकालना आसान हो जाएगा, राइट। tan θ1 इज इक्वल टू tan पाई माइनस अल्फा। ये रहा हमारा अल्फा, ये है tan θ पाई माइनस अल्फा, और tan ये पाई माइनस अल्फा माइनस tan अल्फा हुआ, और ये कितना हो गया है हमारा tan अल्फा हो गया। ये है हमारा a और ये हमारा √3 है, तो a बाय √3a माइनस 1 बाय √3 30 डिग्री। तो ये हो गया पाई माइनस 30 डिग्री, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। वैसे भी आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री है ना, तो ये एंगल कितना होगा पाई माइनस 30। यहाँ पर देखिए ये θ2 कितना है, ये दोनों ही ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये तो 45 डिग्री हो गया पाई बाय 4, और ये 5 पाई बाय 6। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही हमसे पूछा गया, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है। तो θ2 जो है सो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 है, माइनस वो है 5 पाई बाय 6, 6 पाई 5 20 पाई, तो कितना हो गया 6 पाई 14 पाई, राइट, माइनस 14 पाई बाय 24। तो इसको निकाल लीजिए, फाइनली आंसर आपका ये पाई चला गया तो 7, तो माइनस μ0 आई बाय 7, तो इधर है 24। ये आपका आंसर। वो माइनस से मतलब नहीं है, माइनस वो मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका पूछा है, माइनस प्लस नहीं। तो यहाँ पर 7 μ0 आई बाय 24, 7 μ0 आई बाय 24, ये आपका आंसर हो गया। एक बार समराइज कर देते हैं। पहले तो फिगर देखिए, यहाँ पर जो जेड एक्सिस में है उधर वायर है, करंट कैरिंग वायर, और ये जो लाइन दिख रहा है माइनस √3a 0 से a 0 तक जाना है, और हमें b डॉट dl का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू जो हर जगह अलग अलग होगा, एक कोई पर्टिकुलर जगह यहाँ से लेते हैं l तक, यहाँ से l तक का जो l डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ लेते हैं dl, वहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, वहाँ पर b का डायरेक्शन इधर दिखाता है। तो यदि हम b डॉट dl निकालते हैं तो b डॉट dl, b का वैल्यू होता है μ0 आई बाय 2 पाई आर, कोई लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से μ0 आई बाय 2 पाई आर होता है, वो मैंने लिखा। और ये दोनों के बीच में कोसाइन लेना होगा, कोसाइन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इधर है, तो इसका एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ में कितना आया है 90 प्लस थीटा। ये एंगल को हमने थीटा माना, तो ये भी थीटा हुआ और ये थीटा हो गया, तो ये आया cos 90 प्लस थीटा माइनस होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिखे। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है, एल है, डी थीटा है, आर, इसको एक में कन्वर्ट करना है, हम थीटा ही रखते हैं। हम चाहे तो कुछ और भी रख सकते थे, डीएल भी रख सकते थे, क्योंकि डीएल यहाँ पर वैरी कर सकता है माइनस √3a से ए तक, तो वो भी रख सकते थे, हम थीटा ही चूज किए रखने के लिए। तो डीएल को हटाते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल इजकल टू ए टेन थीटा होता है, या टेन थीटा इजकल टू ए बाई एल ले लेते हैं। वहाँ से हम डीएल का वैल्यू निकाल कर सब्सटीट्यूट करते हैं। आर का वैल्यू भी हटाना है, तो आर किस में आ रहा है, आर जो है सो साइन या कॉस में आ रहा है, तो ये फिक्स हमारा है, इसमें इसको तो रख नहीं रहे, तो ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन लेते हैं, तो साइन थीटा इजकल टू ए बाई आर जाता है। यहाँ से आर निकाल के हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, वो है थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। इनिशियली थीटा जो है सो यहाँ पर है, ये पर, जिसको हम θ1 बोले, और फाइनली आता है θ2 पर, इस कॉर्नर पे। तो θ1 से इंटीग्रेट किए θ2 तक, सबका वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी साइन कोसाइन फंक्शन नहीं बचता, सब कट के 1 हो जाता है, तो हमारे पास केवल डी थीटा बचा। तो ये जो है सो हमारा आया θ2 माइनस θ1, मतलब ये एंगल कितना है यहाँ पर। अब इसको यदि फिगर को ध्यान से देखें तो ये है, इसका मतलब ये दोनों ए है, ये 45 डिग्री एंगल हुआ। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है सो कितना दिखा रहा है, ये 60 डिग्री दिखा रहा है। इसको यदि हम बीटा कहें, जस्ट ये वाला एंगल, तो tan बीटा कितना होगा, tan बीटा होगा ये लेंथ जो कि √3 ये है, हम साइन नहीं ले रहे हैं, जस्ट हम एंगल निकालना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखिए tan बीटा इसका जो √3 आया, तो बीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो 60 प्लस 45 104 डिग्री, उसी को रेडियन में लिखना है। 60 मतलब π/3 प्लस π/4 जोड़ लीजिए, 7 π/12, और वहाँ पर ऑलरेडी जो था
म्यू 0/2 पाई, यहाँ वही 7 पाई, इसको आप सब्सटीट्यूट कीजिए या इस तरह से सब्सटीट्यूट कीजिए, वो आ जाता है 7 म्यू 0I/24। ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 beads each of charges Q and mass M are on a horizontal frictionless non-conducting circular hoop। hoop में है, ये hoop यहाँ पर बना देते हैं। hoop वही चीज है जो ओलंपिक में लोग अपने कमर में लेकर जिम्नास्टिक दिखाते हैं, ये hoop। और इसमें क्या है कि चार्ज है, तो यहाँ ये फिक्स है चार्ज, और आगे क्या कर रहा है, इसका रेडियस r है। वन ऑफ द बीट्स इज ग्लूड फिक्स्ड है टू द हुप एट सम पॉइंट व्हाइल द अदर वन परफॉर्म्स अ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अलोंग द हुप। द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, चार में से कौन सा ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर फिक्स कर दिए, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहाँ रहेगा, इधर कहीं भी रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है ये उसको पुश करेगा, इधर उसको कौन फोर्स लगाने वाला है। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट में आराम से रहेगा, राइट। ये इसको इधर पुश करेगा और इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा तो आसानी से रहेगा। और यहाँ पर ऑसिलेशन भी कर सकता है। यदि यहाँ से यहाँ चला गया, थोड़ा सा एंगल जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ से कोई एंगल ले लेते हैं, ये थीटा में हम डिस्प्लेस कर दिए, तो ये फिर इधर वापस आएगा, इधर ये वापस आएगा। अभी देखिएगा कि किस तरह से उसका एक फोर्स का कंपोनेंट जो है सो भी आता है। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किसके वजह से, इस चार्ज की वजह से, चार्ज क्यू है, यहाँ भी चार्ज क्यू है, ये फोर्स लगा इधर। और इस लाइन को यदि हम आगे बढ़ाते चले जाएं, मान लीजिए ऐसे ही है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा एंगल, ये दोनों एंगल सेम होगा और दोनों का सम यहाँ पर थीटा है, तो ये θ/2 होगा और ये भी θ/2 होगा। तब ये एक्सटीरियर एंगल जो है सो ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल से, तो ये θ/2 यहाँ हुआ और एक लाइन इसके निकल गया सीधे और एक लाइन इधर से निकल गया सीधे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया θ/2, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये नॉर्मल की तरफ बना रहा है θ/2, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका दो कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का, फोर्स को F कहते हैं, ये हो गया F cos θ/2 नॉर्मल डायरेक्शन में, और इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया F sin θ/2। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो इस सेंटर O के अबाउट में एक टॉर्क लगाएगा, टॉर्क लगाया अबाउट O, वो कितना होता है R क्रॉस F। R यहाँ पर ये रेडियस है, वो R हुआ, और F कितना है टेंजेंशियल देखेंगे, और नहीं तो फिर हमें एंगल देखना पड़ेगा। R और F के बीच में जो एंगल है, ये R और F के बीच में एंगल θ/2 है, तो यहाँ से वैसे भी लिख सकते हैं sin θ/2। ये टॉर्क लग गया। अब ये टॉर्क जो है इसको लिख सकते हैं RF sin θ/2 को हम लिख सकते हैं θ/2, थीटा यदि स्मॉल है तो। और अब ये देखिए टॉर्क कैसे आ रहा है, वो के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है, यहाँ पर हमने साइन नहीं दिया, लेकिन ये टॉर्क जो है सो SHM का लिए टॉर्क है, यही तो SHM है। SHM में फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं -m⍵²x या सम कांस्टेंट x लिखते हैं। माइनस मतलब कि मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर है, टॉर्क इसको किधर घुमाना चाह रहा है, इधर घुमाना चाह रहा है, तो हम चाहे तो यहाँ टॉर्क में डायरेक्शन दे सकते हैं। टॉर्क इसको घुमाना चाहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है और R भी उधर ही है, तो टॉर्क यहाँ नहीं है, यही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अभी इसको इधर लाना चाहता है, तो इसलिए ये जो माइनस हम साइन दे सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की तरफ ले जा रहा है। वही टॉर्क में F के जगह पे टाउ लिखेंगे, और यहाँ पर M की जगह I, ओमेगा की जगह ओमेगा, और X की जगह थीटा, यहाँ से हमें ओमेगा मिलेगा। और नहीं तो फिर आप लास्ट में जो सो अल्फा निकालिए, टाउ ये जो है सो टाउ/I से अल्फा निकालिए, और अल्फा जो है सो होगा -ω² थीटा, जैसे यहाँ पर होता है ये -ω² x। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं
माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, इधर है माइनस एफ आर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर निकल गया वैल्यू, जो हमसे पूछा जा रहा है वो है एफ आर बाई 2 आई, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब केवल एफ के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ गया। तो एफ कितना है यहीं पे लिखते हैं। एफ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट 2r है। 2r से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, जस्ट 2r इसको कहेंगे क्योंकि बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो एफ की जगह पर जो है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, चार्ज ई है यानी क्यू है चार्ज, और डिस्टेंस 2r का स्क्वायर, ये हमारा एफ हुआ। आर की जगह आर लिखे 2। अब आई किसका, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो पॉइंट पार्टिकल है। अब पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट निकालना है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर टाइम्स मास, एम आर स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर में क्यू स्क्वायर आया, नीचे में देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर कितना आया, 8/2 2 4, एक कट गया 3, अरे मास बचा हुआ है, मास, यही आपका आंसर है। अब ढूंढ लीजिए ऑप्शन में, क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब एम, आर क्यूब एम, ये आंसर हो गया आपका। तो एक बार इसको फिर समराइज कर देते हैं। उसने कहा कि हुप है, ये वही हुप है जो ओलंपिक में इसको लेके परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स, ये रिजिड होते हैं, तो ये नॉर्मल रिएक्शन दे सकते हैं। और इसमें एक चार्ज यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है और उतना ही चार्ज यहाँ एक दूसरी जगह में रखा गया है, बोला वहाँ इक्विलिब्रियम में है और वहाँ से थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं तो वो ऑसिलेशन करता है। वो पॉसिबल जो पोजीशन है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ पर है, यहाँ से इसको यहाँ डिस्प्लेस किए तो इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो इसको इधर लाना चाह रहा है। देखिए फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स का 2 कंपोनेंट हुआ, एक इधर एक इधर। ये जो कंपोनेंट है इसमें टॉर्क लगा रहा है, टॉर्क इस पर घुमा के यहाँ लाना चाहता है। वो टॉर्क कितना है, आर क्रॉस एफ, आर इसके अबाउट देख रहे हैं क्योंकि ये ऑसिलेशन इसी के अबाउट कर रहा है, इसके अबाउट नहीं कर रहा है, देखिए इसके अबाउट कर रहा है। तो आर ये डिस्टेंस हुआ, एफ ये जो एफ साइन थीटा बाई 2 ये जो फोर्स हुआ, और माइनस साइन दी है कि इसको इधर लाने का कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ। तो माइनस आर एफ साइन थीटा 2 बाई थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल है, और ये हमारा टाउ है ओ के रेस्पेक्ट में। अब टाउ को हम लिख सकते हैं माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, एसएचएम के लिए, क्योंकि एसएचएम कर रहा है, आप एसएचएम देख रहे हैं। तो एसएचएम के केस में जैसे फोर्स को हम लिखते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम टाउ को लिख सकते हैं एम इज रिप्लेस्ड बाय ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर, और एक्स जो है तो रिप्लेस होता है थीटा से, और ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकल जाता है। फाइनली हम जो एफ का वैल्यू रखते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज स्क्वायर बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2r है, थोड़ा ज़्यादा है, वो अप्रोक्सीमेशन में उसको छोड़ देते हैं 2r का स्क्वायर। और यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका जो ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेशन एक पार्टिकल कर रहा है, एक पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है एम आर स्क्वायर, एम इसका मास है, आर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर यहाँ एम आर स्क्वायर यहाँ हुआ। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass 5 kg moves along the x direction subject to the force F is equal to minus 20x plus 10 Newton with the value of x in meter. At time t is equal to 0 second, it is at rest at position x is equal to 1 meter. The position and momentum of the block at t is equal to pi by 4 second r, चार में से कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए फोर्स जो लग रहा है वो किस तरह का फोर्स है, फोर्स जो लग रहा है माइनस 20x, अभी भी बताए थे एसएचएम, यहाँ पर वही है, केवल एक्स्ट्रा में ये है। तो ये तो एसएचएम कर, ये तो कांस्टेंट फोर्स है राइट, ये कांस्टेंट फोर्स है, और ये जो है सो माइनस के फॉर्म में है राइट। तो ये एसएचएम करेगा, इसके वजह से ये ऑसिलेशन करेगा, और ये क्या करेगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट करेगा, इसका मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देगा।
ये मीन पोजीशन को शिफ्ट करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये है स्प्रिंग मास सिस्टम, ये ऑसिलेशन करता है। अब मान लीजिए इस पर हम चार्ज लगा दिए Q और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए इधर, उसके बाद क्या ऑसिलेशन करेगा या नहीं करेगा? ऑसिलेशन करेगा, बिल्कुल करेगा ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी नहीं चेंज होगा। क्या चेंज होगा इसके वजह से? ये इसके चारों तरफ ऑसिलेट कर रहा था, अब जो है यहाँ पर आके यहाँ पर ऑसिलेट करेगा, यहाँ ऑसिलेट ना करके अब यहाँ ऑसिलेट करेगा। मीन पोजीशन शिफ्ट कर दिया इसने, और इसने कुछ और नहीं किया। ऐसा ही धरती के साथ होता है। मान लीजिए इसको हैंग कर दिए तो ग्रेविटी करता है, ग्रेविटी यहाँ पर सपोर्ट करता है और ये इसके चारों तरफ ऑसिलेशन करता है। इसको यदि हम मून पर ले जाए तो सेम जो है वो उसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर वो ऑसिलेशन करेगा। तो ये कुछ नहीं करता, ये सिंपली जो है सो मीन पोजीशन चेंज करता है और कुछ नहीं करता। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉब्लम हो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉब्लम है तो देखिए कैसे क्या हो रहा है। t=0 पर कहाँ है? इट इज एट रेस्ट एट पोजिशन x=1 मीटर पे। एक बार थोड़ा सा प्लॉट हुई करके देख लेते हैं। f वर्सेस x 0 पर कितना है? 0 पर 10, कुछ ऐसे है। ये जी x 0 10 और यहाँ पर x ये कहाँ पर आ रहा है? 0.5 पर, राइट। और ये 1 पर कितना आ रहा है? ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये 1 पर आ रहा है, 1 रखेंगे तो -10। 0 पर ये 10 है, 1 पर -10 है और 0.5 पर 0 है। तो देखिए फोर्स 0 कहाँ लग रहा है? फोर्स 0 लग रहा है 0.5 पर, तो वही उसका मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन हमें पता चल गया। मीन पोजीशन पर फोर्स 0 रहता है ना। फोर्स = 0 मतलब x = 0.5 मीटर। यही हमारा मीन पोजीशन है, इसको 0 से डिनोट करते हैं। तो मीन पोजीशन में मिल चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है? t = 0 इट इज एट रेस्ट। t = 0 पर ये रेस्ट में है और कहाँ पर है? एट पोजीशन x = 1 मीटर पे। तो थोड़ा ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ये t = 0 पर ये x0 है 0.5 मीटर, और नहीं, ये तो t = 0 पर नहीं है, t = 0 पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है x = 1 मीटर पर। ये t = 0 पर है और ये रुका हुआ है। इसका मतलब a इसका एम्पलीट्यूड हुआ। ये मीन पोजीशन है तो रुकता कहाँ पर है? जहाँ एम्पलीट्यूड होता है वहां पर जाकर रुकता है। इधर से बढ़ते बढ़ते जाता है, यहाँ रुक गया, फिर इधर वापस आना है ऐसे। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया 0.5 मीटर। इसका टाइम पीरियड देख लीजिए निकाल के। टाइम पीरियड क्या होता है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, कि हमें पता चल गया कि कितना है -20। निकालते हैं f = -kx + 10 है, राइट, जहाँ की जो है सो 20 है। ये तो टाइम पीरियड को चेंज करता नहीं है। तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, और यहाँ पर जो है सो 2π m कितना है? m 5 kg दिया है, शायद 5 kg दिया है, और k अभी भी हम देखें 20 है, 1/4, 2π/2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इसका कितना है? पाई सेकेंड। और वो किस टाइम पीरियड की बातें कर रहा है? अब जो पूछ रहा है t = 0 पे यहाँ है इस कॉर्नर में, और t = पूछ रहा है कि π/4 न 1/4 में कहाँ रहेगा। तो पाई सेकेंड लेता है, यहाँ से स्टार्ट किया मान लीजिए चलना, तो यहाँ इसको
जाएगा, इस कॉर्नर में जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से आएगा। 4/12 इसका टाइम पीरियड है। तो आसानी से कह सकते हैं कि इस कॉर्नर से स्टार्ट किया है तो आधा टाइम, ये क्वार्टर टाइम जो है t = π/4 पर वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया इसका पोजीशन, t = π/4 इज 0.5 मीटर, मीन पोजीशन है। और वेलोसिटी, उसने मोमेंटम पूछा है, वेलोसिटी निकाल लेंगे तो मोमेंटम पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, अब इसका वेलोसिटी कितना होता है, SHM में वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होता है ω√e² - x², और मीन पोजीशन पर x 0 है तो वहां पर वेलोसिटी होता है ω(a) एट मीन पोजीशन। तो अभी तो मीन पोजीशन पर ही है। ओमेगा तो निकाले थे, इधर यहां से निकाल सकते हैं। ओमेगा जो है 2π/t है, और ए भी निकाले हैं, 0.5 मीटर है। 2π/t, 2π, t कितना है 4, 0.5, तो t तो पाई है, पाई t आया 1 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? देखिए यहां से स्टार्ट किया, यहां आया और जा तो इधर रहा है, लेफ्ट ना, तो लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट को यदि हम साइन में लिखना हो तो -1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये वेलोसिटी हुआ। मोमेंटम p जो है सो मास टाइम वेलोसिटी, मास है 5 kg और वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड और साथ में किलोग्राम। तो मोमेंटम आ गया -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम रहा और मीन पोजीशन यहाँ पर 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर ये दो जगह है और ये माइनस में है, तो ये आंसर हो गया। समराइज कर देते हैं एक बार। उसने कहा कि फोर्स जो है सो -20x + 10 न्यूटन है। तो -20x लिखा मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये 10 क्या करेगा, ये जस्ट शिफ्ट करेगा मीन पोजीशन को। यदि ये नहीं रहता तो ये x = 0 पर जो है सो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता, लेकिन ये है तो कहीं और करेगा। कहाँ पर मीन पोजीशन है, जहाँ फोर्स 0 है। अब फोर्स 0 कहाँ है, x = ½ पर, वो निकाल लिया हमने। x = ½ पर फोर्स 0 है, या मीन पोजीशन निकाल ली। आगे क्वेश्चन में बोला है कि t = 0 पर वो रेस्ट में है, नंबर 1, और कहाँ पर है, x = 1 पर है। तो x = 0.5 इसका मीन पोजीशन है, x = 1 पर वो आया, t = 0 जब उसका स्पीड 0 है, मतलब स्पीड 0 है, मतलब यही एम्पलीट्यूड है। यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड हुआ 0.5 to 1, तो एम्पलीट्यूड हमें पता चल गया। इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग, इसका टाइम पीरियड होगा 2π/m/k। k का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स में, k का वैल्यू 20 और m दिया हुआ 5 kg, तो ये t निकला पाई सेकेंड। नेक्स्ट इसने पूछा कि t = 0 में यहाँ पर है और रेस्ट में है, t = π/4 पर इसका पोजीशन कहाँ होगा और मोमेंटम कितना होगा, मतलब स्पीड निकाल लेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो t = π/4 पर कहाँ होगा, ये मीन पोजीशन आएगा, क्योंकि क्वार्टर इस ऑफिस का टाइम पीरियड है। इसका पीरियड और ऑसिलेशन जो है पाई सेकेंड है, तो इसका क्वार्टर π/4 में वो कहाँ आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया एक कॉर्नर से तो बीच में आएगा, एक क्वार्टर हुआ, दूसरा कॉर्नर गया, सेकेंड क्वार्टर हुआ, वापस मीन पोजीशन में आया, थर्ड क्वार्टर हुआ, और वापस जहाँ से चला था t = 0 वो फोर्थ क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर हो गया इसका। t = पाई पर यहाँ वापस आ गया। तो ये बहुत ईजी है कि t = π/4 जो है सो यहाँ आ गया, कहाँ आया, मीन पोजीशन पर। तो पोजीशन में पता चल गया, मीन पोजीशन पर आया। और वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट में जा रहा है, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, ω √a² - x²। यहाँ a जो है सो एम्पलीट्यूड है। इस केस में हमें वेलोसिटी कहाँ निकालना है, x = 0 पर। वेलोसिटी जो है हमें मीन पोजीशन पर निकालना है। यहाँ पर ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि x लिख रहे हैं हम, इसके रेस्पेक्ट में x लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखने से गलत हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर बैठकर हम यदि बात करें, ये डिस्टेंस को x कहें तो इसको x' कह देते हैं, ठीक रहेगा।
एक्स प्राइम, और एक्स प्राइम यहाँ पे 0 है, एक्स प्राइम जो है वो एक्स माइनस 0.5 है। तो एनीवे मीन पोजीशन पर इसका वेलोसिटी होता है ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड। ओमेगा हमने निकाल लिया, यहाँ पर टी निकाल लिया है, तो ओमेगा भी हो जाएगा 2π/t, और ये जो है सो 0.5 है, सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, 1 मीटर पर सेकंड आया, तो मोमेंटम जो है सो मास से मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। अब हम -1 रखे हैं क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ऑप्शन चूज किए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आप चाहो तो इसे बिना SHM के भी बना सकते हो, बिना कोई जानकारी रखे कि SHM है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जस्ट यूज करना है कैलकुलस के लिए। देखिए यहां पर जो है सो एक्सलेशन कितना है, फोर्स बाय मास -20x + 10, मास है 5, तो सिंप्लीफाई कर दिए सब -4x + 2, ये एक्सलेशन है। एक्सलेशन को लिख सकते हैं dv/dt, और ये -4x + 2, इधर x है, इधर v है, इधर t है, t नहीं चाहिए, x रखना है, या तो टाइम रखते हैं या तो x रखते हैं। ये टाइम हटाते हैं, ऊपर नीचे हम dx से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, टाइम यहाँ लिखते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये ऑपरेटर है लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं। और तब अब इसको देखिए dx/dt भी हो गया, और ये dv यहाँ पर आ गया, x की तरफ dx कर लिए। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट भी दे दे रहे हैं, तो इस तरह से में v और x के बीच में रिलेशन आएगा। x कितना है, 1 है, जब वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में कहा है, फिर से दिखा देते हैं क्वेश्चन में, एट t = 0 इट इज एट रेस्ट एट पोजिशन x = 1। तो ये रेस्ट है, वेलोसिटी 0 है जब x = 1 है, और जब इसका पोजीशन x है तो इसका वेलोसिटी कितना है, v मान लेते हैं। तो ये हो गया v²/2, इधर हो गया -4x²/2 + 2x, और वैल्यू रखना है 1 to x। ये हो गया v²/4, यहाँ से हम 2 बाहर कर लिया, उधर ले गए, यहाँ बचा सिंपली x - x², 1 to x जाना है। अब लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो x पहले रखे तो कुछ चेंज नहीं आया, -1 तो कोई चेंज नहीं आया। v² = 4 times x - x², तो v आया 2 times x 1 - x, वो भी प्लस माइनस। तो ये वेलोसिटी जो है सो x के टर्म में आया है। अब हम लिख सकते हैं, हमें वेलोसिटी फाइनली x और t के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं dx/dt, और इधर है +-2 √x 1 - x, तो इधर आ गया x/√x टाइम्स 1 - x, और इधर आ गया +-2 dt। लिमिट t = 0 पर ये कहाँ है, उसने कहा था t = 0 पे ये x = 1 पे है, और t = t पे कहाँ है नहीं पता, उसको हम जनरल वैल्यू लिखते हैं x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, dx/x 1 - x, यदि हम x को u² सब्स्टिट्यूट कर दें तो dx क्या हो जाएगा, 2u, और ये क्या आ जाएगा 2u², 2u du, नहीं तो गलत लिख दिया, 2u du, और नीचे में क्या आ जाएगा, x की जगह पर u², 1 - x² की जगह पर 1 - u², ये u और u² तो खत्म हो गया, बचा 2 du/1 - u² का स्क्वायर रूट, ये हो गया 2 sin इनवर्स u, और ये फाइनली आ गया 2 sin इनवर्स u की जगह पर क्या लिखना है,
स्क्वायर रूट ओवर एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हुआ। अब यहां से चले हम ये था 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू रखना है, कितना है 1 to x, 1 to x, और राइट साइड में था प्लस माइनस 2 t। वैल्यू रखते हैं 2 साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स माइनस साइन इनवर्स 1। ये 2 तो चला गया। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स ये कितना हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, इधर हो गया प्लस माइनस टी। तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस माइनस टी। तो स्क्वायर रूट एक्स कितना हो गया, साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस टी। साइन पाई बाय 2 प्लस माइनस टी ये तो सिंपली कॉस टी होता है। तो x कितना हो गया, कॉस स्क्वायर टी। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t बाय 2। ये हमारा x में एक रिलेशन आ गया, x और t में एक रिलेशन आ गया। वेलोसिटी में भी चाहिए, तो वेलोसिटी होगा dx बाई dt। वेलोसिटी जो टाइम के साथ यहाँ है क्या, नहीं है ना, वेलोसिटी x के साथ में है, टाइम के साथ में नहीं है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये 0 प्लस माइनस 2 कॉस का साइन 2t बाई 2 माइनस साइन 2t। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन हो गया। हमने कहीं कुछ नहीं बोला SHM या कुछ भी नहीं बोला। तो x का पोजीशन हमें पता है। अब हमसे जो पूछा गया कि उसका वेलोसिटी और मास बताना है, पोजीशन बताना है, तो पोजीशन बताइए x इक्वल टू x एट t इक्वल टू पाई बाय 4 पे। यहां से देखिए 1 प्लस कॉस 2t, 2t की जगह पर पाई बाय 4 बाय 2, 1 प्लस कॉस ये कितना हुआ पाई बाय 2 क्योंकि 0 होगा, 1 प्लस 0 बाय 2 तो 0.5 मीटर आ गया। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकाले सेम टाइम t इक्वल टू पाई बाय 4 पे माइनस साइन 2t, t की जगह पर पाई बाय 4 और ये बन गया पाई बाय 2 तो माइनस 1। तो मोमेंटम बताना है, मोमेंटम t इक्वल टू पाई बाय 4 पे मास टाइम्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू पाई बाय 4। मास है 5 किलोमीटर, एरिया अभी भी निकला -1 -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये दो तो आपका आंसर हो गया, सेम एक्जेक्टली सेम। तो इसमें जो है पूरा केवल मैथमेटिक्स है, जस्ट कैलकुलस है, कोई हमें जानने की जरूरत नहीं है फिजिक्स कि ये SHM है या नहीं है। विदाउट SHM इसको बना दिए, एक्सप्रेशन से स्टार्ट किए, उसको जो है dv बाई dt किया, उसको v और x में कन्वर्ट कर दिए, इंटीग्रेट किए, तो एक वेलोसिटी और x में एक एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से फिर स्टार्ट किया, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, इसको इंटीग्रेट किए तो हमें x और t में एक रिलेशन आ गया। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, करना पड़ा, और उसके बाद में ये इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी निकाल लेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और जिस टाइम पे हमें पूछा है उसका पोजीशन और वेलोसिटी निकाल ली और हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहला मेथड बनाइए, क्योंकि एक तो फिजिक्स के हिसाब से बन रहा है और दूसरा ये जल्दी बन रहा है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सेक्शन 2 है, इसमें एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एक से ज़्यादा आंसर सही है और ये ज़्यादा टाइम लेगा। देखते हैं पहले इसका 5वां क्वेश्चन जो है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स F r इक्वल टू माइनस के आर। ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ ये लग रहा है फोर्स, corresponding to the potential energy Vr is equal to half kr r square।
where k is a positive force constant and r is the radial distance from the origin. ठीक है, तो एक तो फोर्स लग रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सेंट्रल फोर्स है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है कितना है, दिया है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के आर, और यहां से यदि पोटेंशियल निकालेंगे तो आएगा हाफ के आर स्क्वायर, दोनों दे दिया है, एक से निकाल दे देता तो भी दूसरा अपने आप पता चल जाता। के जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, आर जो है सो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से। अब यहां पर बोल रहा है कि बोर अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, बोर का जो क्वांटाइजेशन रूल है, वो क्वांटाइजेशन रूल भी दे रहा है, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एल इक्वल टू एन एच क्रॉस, एच क्रॉस जो है सो एच बाय 2 पाई है, तो एच इज प्लैंक कांस्टेंट है एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर है। इफ V and E are the speed and total energy of the particle respectively, then which of the following expressions are correct? तो पहले देखिए क्या बताने के लिए पूछा है, यहाँ आर स्क्वायर पूछा है, यहाँ भी स्क्वायर पूछा है, यहाँ ई पूछा है, यहाँ एल बाय एल जो एंगुलर मोमेंटम उसने कहीं लिखा है या नहीं लिखा, हाँ लिखा तो है, एंगुलर मोमेंटम है, बाय एम आर स्क्वायर पूछा है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है। तो ये चार में से सबका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कौन सही है कौन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम दो चीजें करते हैं, एक तो क्वांटाइजेशन मेथड है, हम दोनों साइड बाय साइड लेके चलेंगे, और एक सर्कुलर मोशन है। इधर सर्कुलर मोशन लेते हैं, सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए, 1 सेंटीमीटर फोर्स का जरूरत होता है, एम भी स्क्वायर बाय आर, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल फोर्स जो है के आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर, वहाँ माइनस नहीं लिखते, माइनस जस्ट डायरेक्शन बताते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें मिला भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, ठीक है, एक इक्वेशन ले ली। इधर चलते हैं, क्वांटाइजेशन जो है, बोर्स का जो क्वांटाइजेशन रूल है उसका कहना है कि L जो है सो एन एच क्रॉस है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर जो है इस एक्सिस के अबाउट, ये ओरिजिन जो है यहाँ से जो एक्सिस इसके अबाउट, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, R क्रॉस P, यही ना एंगुलर मोमेंटम होता है, या एम भी आर सीधे याद रखने का है आप लोग, R तो R है, P जो है सो एम भी है, एन एच क्रॉस। ये दो इक्वेशन है, यही दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें सारे क्वांटिटी निकालने हैं। क्या हम करते हैं कि यहां भी आर है, इससे हम जो है सो एम स्क्वायर भी स्क्वायर ये हम यहां से हटा देते हैं, भी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर एन एच क्रॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। आर भी का स्क्वायर कर दिए, इधर सबका स्क्वायर कर दिया, इधर लेफ्ट में आर स्क्वायर भी स्क्वायर, इधर एन एच स्क्वायर लिखे। यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 1 और 3 को, 1 टाइम्स 3 करें तो हमें क्या होगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, भी स्क्वायर निकल जाएगा, लेफ्ट साइड में ये हुआ, राइट साइड में ये के बाय एम है, ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ एम होना चाहिए ना, इधर हो गया राइट साइड में एन एच क्रॉस का स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, आर स्क्वायर खत्म। तो भी स्क्वायर, ये भी का पावर 4 है तो स्क्वायर लिख रहे हैं तो उधर सब के पावर स्क्वायर रुक जाएगा, ये के हुआ बाय एम की हुआ, अरे एन एच क्रॉस का स्क्वायर है तो उसको बाहर कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन आया भी स्क्वायर का, देख लेते हैं सही है नहीं, भी स्क्वायर जो है सो एन एच क्रॉस, यहाँ पर एन एच क्रॉस के बाय एम क्यू, के बाय एम क्यू एग्जैक्टली सेम, तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर स्क्वायर निकाल लेते हैं,
अब आर स्क्वायर कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, कहीं से निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर निकला हुआ कहीं से निकाल लेते हैं, एक से। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बाई के टाइम्स वी स्क्वायर, एम बाई के टाइम्स वी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, एन एच इतना। एन एच क्रॉस रख लेते हैं बाहर में और सब कुछ अंदर ले जाते हैं। एम यहाँ से अंदर जाएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा, के अंदर जाएगा, के स्क्वायर बन जाएगा। एन एच क्रॉस एक के चला गया, एम स्क्वायर यहाँ से एम आ चला गया, तो नीचे में एम के बच गया। ये हुआ आर स्क्वायर का वैल्यू। एन एच क्रॉस टाइम 1 बाय एम के का स्क्वायर रूट, 1 बाय एम के का स्क्वायर रूट एन एच क्रॉस। ये भी सही हो गया, दो तो सही हो गए। अब तीसरा देखते हैं, एल बाय एम आर स्क्वायर जो है, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, एल बाय एम आर स्क्वायर पूछा। एल क्या है? एम वी आर बाय एम आर स्क्वायर। एक आर चला गया, एम भी चला गया, वी बाय आर, और वी बाय आर कहीं पर दिया है तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, वी बाय आर क्या है? स्क्वायर रूट ओवर के बाय एम। ये भी सही हो गया। तो 3 सही हो गया। अब लास्ट में देखना है ऑप्शन डी, एनर्जी। एनर्जी देखना है, एनर्जी देखना है। तो एनर्जी में दो एनर्जी होगा। उसने कहा कि ये टोटल एनर्जी है, ये जो है सो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उसने बता दिया है, हाफ के आर स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। अब हाफ एम बी स्क्वायर कितना होता है यहां से देख सकते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर जो है सो के आर स्क्वायर का हाफ होगा। एम बी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के आर स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ के आर स्क्वायर। दोनों को ऐड किए, के आर स्क्वायर आया। के आर स्क्वायर के वैल्यू निकाले हुए हैं। एन एच क्रॉस रूट ओवर 1 बाय एम के, एन एच क्रॉस के ऊपर गया तो के स्क्वायर बन गया, के बाय एन। ये है वैल्यू आई बाय टोटल एनर्जी का। देखिए सही है, यहाँ पे एन एच क्रॉस है और ऑप्शन में एन एच क्रॉस बाय 2 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 3 जो है और इसमें आंसर सही हुआ है, ए बी सी। तो इसमें 2 चीजें था, एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये एफ आर, जो कि के आर के बराबर है। एफ आर इक्वल टू माइनस के आर दिया, माइनस साइन बता रहा है। तो यहाँ से हमें एक वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू मिला। दूसरा चीज है क्वांटाइजेशन मेथड। नील्स बोर ने कहा कि एल इक्वल टू एन एच क्रॉस होता है। कोई पार्टिकल जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, एक्चुअली उसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था, हाइड्रोजन एटम में। तो यहाँ पर एल कितना है? एम वी आर होता है एल, वो एन एच क्रॉस हुआ। तो यहाँ से वी स्क्वायर आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत वी स्क्वायर निकल जाता है। फिर किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। एल बाय एम आर स्क्वायर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एल जो एम वी आर है और एम आर स्क्वायर ये वी बाय आर है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं भी कि वी बाय आर जो है के बाय एम है, और लास्ट में एनर्जी दोनों को ऐड करते हैं। एम वी स्क्वायर जो है सो के आर स्क्वायर आता है बिकॉज फॉर सर्कुलर मोशन, और फाइनली के आर स्क्वायर आता है। आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर एन एच बार या एन एच क्रॉस स्क्वायर रूट ओवर 1 बाई एम के है। ऑप्शन में ये बाय 2 दिया हुआ है, बाय 2 दिया हुआ है, तो इसलिए वो गलत हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 दिखा रहे हैं, एंड लेंथ ये L है, ये 2L है।
रेस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड एट पॉइंट ओ, ओ पर ज्वाइन कर दिया, एंड टाइड एट टू फिक्स्ड इनको पी एंड क्यू पर फिक्स्ड किया हुआ है। एस वन इन द फिगर द स्ट्रिंग्स आर अंडर यूनिफॉर्म टेंशन, टेंशन भी दे दिया टी है, और यूनिफॉर्म दोनों में सेम टेंशन है, ये नहीं कि मोटा है पतला है टेंशन दोनों में सेम नहीं रहेगा, वो नहीं, दोनों में सेम टेंशन है। If you define the frequency nu is not equal to 1 by 2L square root over T by mu, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि इस तरह से जितना फ्रीक्वेंसी को भी न्यू नॉट बोल रहा है। Each of the following statements each are correct। पहला, with a node at O the minimum frequency of vibration of the composite string is V0। यहाँ पर एक नोड बनाना है, तो नोड बनाना है मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम है, एम्पलीट्यूड का मिनिमम है। यदि हम प्रेशर देखेंगे तो मैक्सिमम रहेगा। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है सो नोड बनाना है, और उसके बाद में इसका जो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंसी होंगे लेकिन जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू नॉट। लेकिन इसे बनाने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका स्पीड क्या है। दोनों में स्पीड अलग है, मास अलग है ना, कि स्पीड अलग है, और स्पीड अलग है तो दोनों में जो वेवलेंथ बनेगा वो भी अलग अलग होगा। पहले स्पीड देखते हैं। v1 कितना है, √T by v। v2 कितना है, वेलोसिटी इन सेकेंड स्ट्रिंग में, ये हमारा स्ट्रिंग 1 है, ये हमारा स्ट्रिंग 2 है, √T by म्यू यहाँ पर 4 म्यू दिया हुआ है, तो ये आ गया हाफ बाहर हो गया, √T by म्यू मतलब v1 का हाफ हो गया, ये v1 है। तो सेकेंड में जो है सो स्पीड, साउंड का स्पीड जो है पहले का कम है, आधा है। अब वेवलेंथ देख लेते हैं, क्या दोनों में वेवलेंथ भी सेम होगा, क्या स्पीड चेंज कर गया है, क्या चीज चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं करता है मीडियम चेंज होने पर। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कहता है कि वो उस सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है एक सेकंड में कितना वेव आ रहा है, जो वेव वहां से आ रहा है एक सेकंड में वो हमेशा हर जगह से निकलना चाहिए, और यदि वहां से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वहां पर जो है सो एक्यूमुलेट करने लगेगा, तो वो नहीं होता है। यहाँ एक्यूमुलेट नहीं करता है, जितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है, जितना वेव आ रहा है उसको पास करना है हर जगह से, इसलिए फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम है, और कितना बार आ रहा है वो डिसाइड करता है सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी चेंज कर गया है तो कुछ भी वेलोसिटी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा को चेंज होना ही होना है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1 और v2 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 2। v1 बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब v1 बाय v2 कितना है, v1 जो है सो डबल है, v2 जो है सो v1 का हाफ है, v1 का हाफ है लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये तो कट गया और हमें मिल गया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 2। मतलब एक पहला में जो लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू जो है पहला वाला स्ट्रिंग में, वो दूसरा का डबल है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है, एक की वेलोसिटी जो है पहला का डबल है, और वेलोसिटी नहीं डबल है, उसका वेवलेंथ भी डबल है, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही डबल है पहला में। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर नोड बनाते हैं, और नोड बना के हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना इसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ये नोड है तो हो सकता है यहाँ पर एक ही लूप आए ऐसे, और ये देखना होगा कि इसमें इसका लैम्डा कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसका अलग लैम्डा है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और इसमें जो है कितने लूप बन रहे हैं, इसका वेवलेंथ कम है ना
वेवलेंथ यहाँ पर कम है दाहिना राइट साइड में, पहला का हाफ है, तो हाफ वेवलेंथ है, तो इसमें यदि एक लूप है तो इसमें कितना बनना चाहिए, 2 लूप, और इसका लेंथ डबल है तो 4 लूप बनना चाहिए, शायद ये सही होगा। फ्रीक्वेंसी देखना, लेकिन अभी हम पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हमने अंदाज से कर दिया इधर एक लूप बन रहा है, लेकिन मान लेते हैं एम लूप बन रहा है इधर, हमें नहीं पता कि एक ही लूप बन रहा है कि इससे ज़्यादा बन रहा है। इधर एम लूप्स है और इस साइड में एन लूप्स है। एम लूप है तो एक लूप में नोड टू नोड ये लूप है, एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। एम लूप्स जो है सो लेट एम लूप्स बनता है, इधर एन लूप्स बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है एल वो कितना हो जाएगा, एम लूप है एम λ/2, और इधर जो डिस्टेंस है 2l एन लूप बनता है, सो एन λ/2, इधर λ1 होगा, λ2 होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, v/λ1, v/λ1 कितना आया यहाँ से 2l/m, ये फ्रीक्वेंसी है mv/2l, v नहीं v1 होगा। इधर देखें, इधर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ये फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहना है इसलिए सेम रख रहे हैं, v2/λ2, और v2 कितना है 2 to 4l/n। इधर v1 है इधर v2 है तो दोनों को सेम कर देते हैं। सेकंड में स्पीड कितना है, हाफ है पहले का, हाफ, तो सब मिलाकर हो गया nv1/8l। दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों f है, mv1/2l इक्वल टू nv1/8l 4। तो m/n कितना आया 1/4, रेशियो में पता चल गई। अब यदि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसमें इस कंपोजिट में, जो कंपोजिट स्ट्रिंग है उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो m और n का वैल्यू कितना रखना होगा, लोवेस्ट रखना होगा 1/4, 1:4 के रेशियो में। तो फ्रीक्वेंसी कितना है देखते हैं, m इक्वल टू 1 रखिए, n इक्वल टू 4 रखिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है एक में। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है mv1/2l, mv1/2l, m के जगह पर 1, v1/2l, अब v1 कितना है 2l, v1 जो है सो t/μ है, फर्स्ट में है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग में जो इसका वेवलेंथ स्पीड है, स्क्वायर रूट ओवर। तो कितना आया, इसको क्या कह रहा है, इसी को तो न्यू नॉट कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में। तो जो फ्रीक्वेंसी इसमें आ रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो न्यू नॉट है, तो उसका स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए बस इसको समराइज कर देते हैं क्या किया हमने। उसने बोला कि ये नोड एट ओ, नोड मतलब कि वहां में एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम है, 0 है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज v0, मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। इधर इसका जो वेलोसिटी है वो t/μ है, इधर वेलोसिटी जो है t/4 है, और पता चला कि इधर का वेलोसिटी जो है सो पहले का हाफ आया, इधर का हाफ है। वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल है लैम्डा का, v इक्वल टू f लैम्डा होता है, f चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी हाफ हो गया, किधर उधर लैम्डा भी हाफ हो जाएगा, इधर वेलोसिटी सेकंड टर्म में हाफ हो गया तो लैम्डा भी हाफ हो जाएगा। देखिए
इस तरफ लेमडा हाफ हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इस लेफ्ट साइड में जो है m लूप्स बन रहा है और राइट साइड में n लूप्स बन रहा है। एक लूप का जो डिस्टेंस है वो लेमडा का हाफ होता है। तो लेफ्ट साइड में लेमडा 1 है, तो m को लेमडा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट स्ट्रिंग का लेंथ मिलेगा जो कि l है। राइट साइड में लेंथ का स्ट्रिंग 2l है और मान लेते हैं कि उधर n लूप्स बन रहा है, तो n टाइम्स उधर का जो वेवलेंथ बन रहा है उसका हाफ, उधर वेवलेंथ लेमडा 2 बन रहा है उसको हाफ से मल्टीप्लाई की और लेमडा 2 का वैल्यू लेमडा 1 के टर्म में लिखें और लास्ट फाइनली जो है v के टर्म में यहाँ पर लिखें। लेमडा जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखें, फ्रीक्वेंसी निकालें दोनों तरफ। अब फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इसको इक्वेट किए तो हमें m और n के बीच में एक रेशियो आ गया 1:4। फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी m को भी स्मॉलेस्ट लेना है, m और n को स्मॉलेस्ट 1 लेना है, तो m को 1 लिए, n को 4 लिए, तो फ्रीक्वेंसी आया न्यू नॉट। इस तरह से पहला ऑप्शन सही हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है कि विथ एन एंटी नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नॉट। अभी तो यहाँ पर ओ पर जो उसने क्या दिखाया, ओ पर उसने दिखाया नोड। अब इस पर जो है एंटी नोड दिखाना है। एंटी नोड का मतलब है एम्पलीट्यूड जो है सो मैक्सिमम है, यहां पर जो है सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब यहां पर जो है सो इसका लेमडा कम है तो जल्दी ही ये नीचे आएगा, यहां थोड़ा देरी से आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही जो ये लूप है इधर कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, इधर कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा? बड़ा गड़बड़ लगता है। इसको सिमेट्रिक होना चाहिए हमेशा, ये जो है एक तरह से सिमेट्रिक होना चाहिए। लेकिन कैसे जानेगा कि हम यहाँ पर हैं, ये इधर हमारा नोड है, उसको एंटी नोड है, कैसे पता चलेगा? नोड है तो पता चलता है कि हाँ मुझे जाकर रुक जाना है, लेकिन एंटी नोड है तो इसे कैसे पता चलेगा? ये हवा में है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि इस साइड में m लूप्स हैं, इसको छोड़ के, ठीक है, इसके बाद में इधर m लूप्स हैं और ऐसे मान लेते हैं, और इसको छोड़ के यहां से फिर इधर n लूप्स मान लेते हैं। जैसा भी किए थे क्वेश्चन वैसे ही बना रहे हैं इससे। और m लूप्स के साथ में ये एंटी नोड और ये नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? ये नोड ये एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है λ/4। इधर लेमडा 1 है, लेमडा 1 मान लेते हैं, इधर जो है सो लेमडा 2 हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि ये इस तरह से समझ पाएगा कि यहाँ पर एंटी नोड है। देखते हैं, तो पहले देखते हैं लेफ्ट साइड में कितना लूप्स है, m लूप है, इधर n लूप है। तो ये लेंथ l कितना हुआ? m लूप का मतलब हुआ m टाइम्स लेमडा 1/2 और एक ये वाला जो बच गया यहाँ पर नोड टू एंटी नोड λ/4 लेमडा 1/4। राइट साइड में 2l = n लूप्स है, एक लूप में लेमडा 2/2 और ये वाला जो बचा हुआ है क्वार्टर लेमडा, एंटी नोड टू नोड क्वार्टर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, m और n में एक रेशियो ला सकते हैं। देखते हैं आता है नहीं, इधर भी l है इधर भी l है, m लेमडा 1 प्लस लेमडा 1/2। m लेमडा 1 कितना होता है? लेमडा 2 का टर्म में लिखेंगे ताकि इसको इक्वेट कर सकें। लेमडा 1 = ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ m लेमडा 2, और लेमडा 1 ट्वाइस है तो ये लेमडा 2 हो गया। और इधर तो इतना दिख ही रहा है, 3 और 4 को हम इक्वेट करते हैं, इधर दोनों तरफ 2l है और इधर जो है सो दूसरा कुछ है 2 and 3 नहीं 3 and 4 2m लेमडा 2 प्लस लेमडा 2, इधर n/2 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2/4। m प्लस 1 λ/2, इधर कितना हो गया 2n प्लस
1 बाय 4 लैम्डा 2 सही है, 2n प्लस 1 सही है, लैम्डा 2 खत्म, 4 टाइम्स 2m प्लस 1 लेफ्ट साइड में और इधर 2n प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो नंबर आ रहा है m n इंटीजर्स है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये जो नंबर है वो ऑड नंबर हुआ, 4 से मल्टीप्लाई किए, और ऑड नहीं इवन नंबर हुआ, 4 से मल्टीप्लाई किए, और ये नंबर जो है सो ऑड नंबर हुआ। तो ये कह रहा है कि इवन नंबर जो है वो इक्वल टू है ऑड नंबर के लिए। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो हमारा जो एजम्पशन है कि इधर एम लूप है इधर एन लूप है वो होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ओ जो है एंटी नोड नहीं हो सकता, ओ पर नो एंटी नोड बनेगा, क्योंकि नोड में तो देखा वो बन गया, हमें एम और एन में जो कितना लूप चाहिए वो तो सही से हमें पता चल गया, लेकिन ओ पर जैसे ही हम एंटी नोड को रखते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा चीज देता है कि इवन और इक्वल टू ऑड करने लगता है। तो इसका मतलब है ओ पर एंटी नोड बनेगा ही नहीं, और जो ओ पर एंटी नोड बनेगा नहीं तो फ्रीक्वेंसी का सवाल कहाँ से आता है। अब यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस को बना दिया, यहाँ पर ये होगा नहीं क्योंकि एंटी नोड बनेगा ही नहीं, और यहाँ पर क्वेश्चन सी में लिखा है, सी ने डी में, नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। ये दोनों रिलेटेड है। अब सी ऑप्शन में देखते हैं कि व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ ए नोड एट ओ इट हैज 6 नोड्स। ये ए में बनाए हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी में कितना इधर होना चाहिए, 1, इधर शायद 4 था, तो 6 नोड बनेंगे, वो देखना है। ऑप्शन सी, ये ओ पर जो है सो नोड है, यहां पर मिला था एम एन जो 1:4 के रेशियो में, इधर एक नोड बना m = 1 n = 4, इधर 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें गिनना है कि कितने नोड्स हैं। नोड मतलब जहां पर एम्पलीट्यूड के बाद वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इंक्लूडिंग ये कॉर्नर वाला, ये तो हमेशा रहेगा ही, सबको गिन के देखना 6 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 5 नोड है तो 5 रहेगा, एक तो एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि एक नोड रहेगा तो उसमें 2 है ना, 2 नोड रहेगा तो 3 है, एक एक्स्ट्रा होता है, 5 नोड है तो एक 6 हो गया, 6 नोड्स। हाँ ये सही है। सिक्स नोड्स सही है, तो ए और सी सही हुआ, बी और डी गलत हो गया। ये तो सही है ना, नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एम्पटी नोड ओ इज पॉसिबल, ये तो सही है, इसलिए तो बी वाला गलत हुआ। ये भी सही, नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल। तो इस तरह से 3 सही हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए ग्लास बीकर है जस्ट सॉलिड प्लेनो कन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.60, ये दिख रहा है जो ग्लास। The radius of curvature of the convex surface is 9 centimeter. With the planar surface acts as a mirror, मतलब कि यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है, ये सिल्वर्ड किया हुआ है, एक पेंट लगा दिया ताकि लाइट उधर नहीं जा सकता, मिरर के रूप में काम करेगा। दिस बीकर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड है उसका n है, अप टू ए लेवल QPRR यहाँ पे दिखा रहा है। द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O एट ए हाइट h, ये वाला हाइट है h, और ये वाला जो डिस्टेंस है हम नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं इसको। OT in the figure is formed onto itself। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा, यहाँ से लाइट जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा मिरर से इधर, और फिर वापस जाकर वहीं पर बनता है। Which of the options are correct?
तो देखिए यहाँ पर जब चला यहाँ से लाइट, और उसके बाद में ये थोड़ा सा बेंड करेगा इधर और थोड़ा सा और बेंड करेगा, लेकिन फाइनली ये रिट्रेस कब होगा? इमेज यहीं, यहाँ का इमेज यहीं कब बनेगा? यहाँ का इमेज यहीं तब बनेगा जब इस पर लाइट परपेंडिकुलर आएगा। इस पर लाइट जब परपेंडिकुलर आएगा तब जो है सो ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा। इधर से आया, इधर ही वापस जा रहा है। ये देखिए यदि इस पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, मैं उसी रास्ते से वापस आ गया, और सिमेट्री की वजह से जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। For image to form at object onto object, light must retraced, means light ray is perpendicular on mirror। और ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ये लेंस से बाहर निकला और परपेंडिकुलर हो गया, इस तरह से चला जा रहा है, तो इंफिनिटी पर जा रहा है एक्चुअली। तो ऐसा कब होता है? एक लेंस में इधर से जो लाइट आ रहा है यहां से जाने के बाद में परपेंडिकुलर कब जाता है? जब ये ऑब्जेक्ट एफ पर रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एफ पर होता है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है सो एफ है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है? एफ, उसका फोकल प्लेन पर है, तभी वो जो है सो यहाँ से जब फोकल पॉइंट पर रहता है तभी वो जब परपेंडिकुलर पैरेलल चला जाता है एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया, कितना है हमें पता चल गया, एफ है। और एफ भी हम निकाल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है वो भी हम देख सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? एच। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एच है? नहीं, क्योंकि लेंस कहाँ पर है? लेंस इस लिक्विड में है। तो लिक्विड, ये लेंस देखेगा ऑब्जेक्ट को, तो लेंस को ऑब्जेक्ट एच डिस्टेंस पर नहीं दिखाई पड़ेगा। जब हम कोई चीज पानी में देखते हैं, हम हवा में है, हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है पानी से। पानी में जब कोई चीजें होता है, ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चीजें होता है तो वो हमें उथला दिखता है, सैलो दिखता है, जितना वो डिस्टेंस है उससे कम दिखता है। और इसका उल्टा करें, हम पानी में चले जाएं और हवा में चीजें हों तो वो चीज हमें थोड़ा दूर दिखेगा। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर से देखेंगे तो दूर दिखेगा, और तो दूर दिखेगा मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है तो कितना हो गया? एच होना चाहिए था, लेकिन ज्यादा करने के लिए इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका लिक्विड का, कहाँ से देख रहे हैं? लिक्विड से ना, तो लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो कि एन है। तो एफ को होना चाहिए एन एच, बहुत सिंपल। अब एफ निकाल लीजिए, उसको एन एच से इक्वेट कीजिए और देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है। तो एफ कैसे निकालें? लेंस मेकर फार्मूला से। वन बाय एफ इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगाते हैं ना। म्यू क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का। यहाँ जस्ट म्यू लिखते हैं क्योंकि हम हवा में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हम लिखते हैं म्यू ग्लास बाय म्यू एयर जब हवा में रहता है, और म्यू एयर चूंकि 1 होता है इसलिए हम कुछ नहीं लिखते। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है कि वो म्यू एयर में नहीं होकर म्यू लिक्विड में है, तो हमें यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो म्यू है वो म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू जिस मीडियम में वो रखा हुआ है। तो यहाँ पर ग्लास का 1.6 है और लिक्विड का n है। ओके, 1/r जो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरा r जो है वो तो इन्फिनिटी है ना, ये प्लेन हो गया तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो 0 हो गया। 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाय n 9 है, तो f हमें निकल आया 9n बाय 1.6 माइनस n, और f कितना होना चाहिए? यहाँ से
NH, ये N और N चला गया तो 1.6 माइनस N इज इक्वल टू, तो 1.6 माइनस N इज इक्वल टू 9/H और N इज इक्वल टू 1.6 माइनस 9/H। या तो H में या तो N में रिलेशन भी आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, H का डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो N का डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो ऑब्जेक्ट के इमेज को ऑब्जेक्ट पर ही बनने के लिए ये रिलेशन होना पड़ेगा N और H के बीच में। ठीक है, अब हम ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। इसमें H का वैल्यू दिया है, हम N निकालेंगे और यदि वो सेटिस्फाई किया तो सही है, नहीं है तो वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में देखते हैं H 50 है। पहला ऑप्शन देखते हैं, H जो है सो 50 है, तो N को कितना होना चाहिए, 1.6 माइनस 9/50। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 1.6 माइनस ये कितना हो गया 9.92, 18/100, 0.18। ये 1.60 है, 1.42, सही है, सही है। तो फर्स्ट केस में 1.42 होना चाहिए, 1.42 सही है। सेकेंड केस में 36 है, बी में देखता हूँ 36 है, H इक्वल टू 36 सेंटीमीटर है। तो N को कितना होना चाहिए, 1.6 माइनस N/36, 1.60 माइनस 1/4, 0.25। तो ये कितना हो गया 1.35। 1.35 ये सही है, 1.35 ये भी सही है। थर्ड में 65, H जो है सो 65 है। वन 1.6 माइनस 9/H, H जो है सो 65 है। 1.6 माइनस, इसको आप डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। डिवाइड करके ये सब कुछ करने के बाद में आता है 1.39। ऑप्शन कितना है 1.45, तो ये गलत हो गया। फोर्थ में 85 है, 85 सेंटीमीटर। 1.6 माइनस 9/85, 1.6 माइनस 0.1 कितना हो गया 50, 1 ले लेते हैं और ये कितना हो गया 60, तो 1.49 से थोड़ा ज़्यादा समथिंग कितना है यहाँ पे 1.48 है, तो ये भी गलत हो गया। बहुत क्लोज था लेकिन गलत हो गया। तो इस तरह से 2 आंसर इसमें सही हुए। तो एक बार समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेन और कन्वेक्स लेंस है और एक लिक्विड में रखा हुआ है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और कुछ दूर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सो ऑब्जेक्ट पर ही बनता है। बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एन एच का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, वो किसको, तो हमें एक एन और एच में एक रिलेशन चाहिए और ये जो भी ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करता है वो हमारा आंसर होगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यदि ऑब्जेक्ट पर ही बनना है तो क्या है कि उसे लाइट रे को रिट्रेस करना पड़ेगा और रिट्रेस तो तभी होगा यदि कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए और वो तभी होता है जब एंगल ऑफ 0 डिग्री होने पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा और नॉर्मली जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये जो लेंस बना रहा है वो इन्फिनिटी पर बना रहा है, मतलब ये इसको फोकल प्लेन पर रखा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसका फोकल प्लेन पर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस f है। अब f का डिस्टेंस हम f का वैल्यू निकालते हैं लेंस में फॉर्मूला से और उसको हम u जो है
के बराबर इक्वेट करते हैं, जो कि u कितना है, h है, लेकिन h एक्चुअली नहीं है। यहाँ पर u जो है ऑब्जेक्ट, लेंस, इमेज कौन बना रहा है, लेंस, और लेंस कहाँ है, पानी में। तो पानी में यदि हम डूब के देखें तो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा और ऊपर दिखेगा, क्योंकि हम ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडिया में है, और कम रिफ्रैक्टिव वाले जो मीडिया है उसमें ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो थोड़ा दूर दिखता है। इसका उल्टा होता है, पानी में यदि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट पानी में, हम हवा में, तो हम उसे देखते हैं तो थोड़ा सा उतला दिखता है, सेलो दिखता है, वहाँ पर उसका जो डेप्थ है कम हो जाता है। उसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है, तो उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि n हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। और इस वैल्यू को f और ns वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो एक रिलेशन आ जाता है, और एक एक करके सारे जो ऑप्शंस में से चेक करते हैं तो 2 सही आते हैं और 2 गलत आते हैं। तो ये था 1 to क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।